हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 को। हम शिफ्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 17/6/2022 को हुई थी। देखो, इससे पहले हम लेवल 5 की जितनी भी शिफ्ट हुई थी, टोटल 2 दिन में ये पेपर हुआ था। एक तो 12 तारीख को और एक 15 तारीख को। 12 तारीख को 2 शिफ्ट थी, 15 को 3, तो इन दोनों की मिला के 5 शिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने लेवल 3 को स्टार्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो लेवल 3 आपको पता है, एक तो हुआ था 13 तारीख को और एक हुआ था, हाँ नहीं, एक हुआ था हमारा 14 तारीख को और एक 17 तारीख को हुआ था। 14 तारीख को 2 शिफ्टों में हुई थी, जो दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, और 17 को 3 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से शिफ्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट 2 को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम शिफ्ट 3 को डिस्कस करेंगे। जब लेवल 3 हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 को। तो हम जो क्वेश्चंस पेपर है उनका डिस्कशन लेवल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना कि डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखो, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैं जो ये 1-2 दिन में जल्द से जल्द जो सारे जितने भी पेपर हुए थे हमारे सारे लेवल्स के, तो उनको ख़त्म कर दूँ। तो देखो, मेरी भी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन कुछ ना यूट्यूब की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो अपलोड करने में कुछ प्रोसेसिंग वगैरह में, कुछ वीडियो में तो 1 से 2 दिन का टाइम लग गया है, जिससे थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी मेरी तरफ से तो इतना कोई डिले नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना जल्दी करने की कोशिश की है, लेकिन यूट्यूब की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, जिसकी वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है। ठीक है, बाकी ये जल्दी सब कुछ फिक्स हो जाएगा और आपको जल्दी सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो, पीडीएफ के लिए आपको पता ही है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह में मिल जाएगा। कुछ लोगों का बोलना था कि मैं ग्रुप डी के लिए भी क्लास कर रहा हूँ, तो देखो, एक तो जो अभी हम ये एनटीपीसी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर का पैटर्न कैसा भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का जो लेवल है वो ग्रुप डी में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि, देखो, आजकल यही हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर एग्ज़ाम 10th बेस पे है, तो ऐसा नहीं है उसका लेवल 10th बेस पे ही आएगा, बल्कि उसका जो लेवल है ग्रेजुएशन लेवल से भी अच्छा भी पूछा गया है। जो हमारी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो अभी हुआ है, इसकी जो लेवल 2 है, इसमें कुछ शिफ्ट बहुत अच्छी पूछी गई है। इवन लेवल जो 5 और 6 थे, जो कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल थे, उनसे भी अच्छी अच्छी शिफ्ट पूछी गई है। तो इसलिए जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और गुवाहाटी जोन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उन लोगों का भी आने वाले टाइम में पेपर होने वाला है, तो उनको कुछ ना कुछ सिमिलर पेपर देखने को मिलेगा, तो उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो गई। बाकी एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये पेपर टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, और टीसीएस के पेपर ही एसएससी कंडक्ट करवाता है। और टीसीएस अपने जो रिसेंट के जो पैटर्न है उनको रिपीट करता ही है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं डायरेक्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, यही हमारा पहला ही क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम 42305986 में यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, दूसरा नंबर है हमारा 5986 और तीसरा नंबर है 9059। इसको जब हम बड़ी से बड़ी संख्या m से विभाजित कर रहे हैं, यानी HCF की बात कर रहा है, तो हर एक स्थिति में क्या हो रहा है कि जो रिमाइंडर n है वो आ रहा है, तो पूछ रहा है कि m माइनस n क्या होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमने निकालना होगा इसका HCF, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब हमें रिमाइंडर नहीं गिवन है लेकिन इतना पता है कि इक्वल आ रहा है हर एक स्थिति में, तो हम निकालते हैं HCF। किसका HCF? HCF ऑफ इनके जो आपस में डिफरेंस लेते हैं हम दूसरे नंबर का पहले नंबर से, यानी 5986 माइनस 4230, और इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है हमें, ये है 9059 माइनस 5986। और फिर हम तीसरे में से पहले को घटाएंगे, 9059 में से माइनस करेंगे हम 4230। तो यहाँ से देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या निकलेगा। सबसे पहले तो इसको ही थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ पे हमारा 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा, और 8 में से 3 गया तो 5, और 9 में से 2 गया तो 7, और 5 में से 4 गया तो 1, तो 1756 आ गया। ये आएगा 9 में से 6 गया तो 3, और 15 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, यहीं का सिल बढ़ जाएगी, और 90 में से 60 गया तो कितने बचे, 30, तो 3073। देन इसके बाद ये आ जाएगा 9 और 5 माइनस 3 2, और ये हमारा 90 में से 42 जाएगा, तो 42 और 8 50, और 40 90 48 आ जाएगा ये। देखो, अभी तो एचसीएफ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, वापस डिफरेंस लेंगे जब हमें समझ नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ निकालने का ये भी एक तरीका होता है कि आप डिफरेंस लेते जाओ और आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ क्या आएगा, या फिर एक तरीका होता है कि आप फैक्टर करो, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका होता है।
दूसरे में से पहले को घटा दिया, तीसरे में से हम दूसरे को घटाएंगे। 4829 माइनस 3073। देन अगेन फिर थर्ड में से पहला घटाएंगे तो 4829 माइनस 1756। इसको देख लेते हैं क्या आएगा। ये आएगा 13 माइनस 6, तो कितना आएगा 7। एक असिल बढ़ जाएगी और 7 में से 6 गया तो 1, और 30 में से जब 17 जाएंगे तो 13। यहाँ पे कितना आएगा 9 माइनस 3 6, और 12 माइनस 7 5, एक असिल बढ़ जाएगी। और 48 में से जब 31 जाएंगे हमारे तो कितना बचेंगे 17, तो ये 1756 आ गया। देन आगे 9 माइनस 6 3, और 12 माइनस 5 7, एक असिल बढ़ जाएगी। 48 माइनस 18, तो कितने बचेंगे ये 30 बच जाएंगे ना, 3073। अभी कुछ नज़र आ रहा है आपको कि कुछ ऐसा मल्टीपल हो जो इन तीनों का कॉमन हो? तो देखो अभी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ हो बट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 और 1 8, 8 1 9 3 12 है, और 4 5 11, और एक 12, 12 7 19। एक बार वापस डिफरेंस ले लेते हैं हम, और तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। 16 में से 7 जाएगा तो 9, यहीं गसिल बढ़ जाएगी। 5 में से 2 गया तो 3, और 17 में से 13 गया तो 4, 439। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे। 13 माइनस 6 7, यहीं गसिल बढ़ जाएगी। 7 माइनस 6 1, और 30 में से जब 17 जाएंगे तो 13, 13 से 17। और यहाँ पे कितना बचेगा ये हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 13 माइनस 7 6, यहीं गसिल बढ़ जाएगी। 7 माइनस 2 5, और 30 माइनस 13, ये 1756 आ गया। देखो अगर 439 का मैं 3 टाइम करूँ तो कितना आएगा, 12 100, 1200 तो ये, और 39 का 3 टाइम होता है 117। यानी ये तो इसका 3 गुना है। इसको और चेक कर लेते हैं कि इसका मल्टीपल है। अगर हम 439 का 4 टाइम करते हैं तो कितना आएगा, 4 4 नाम 36, सिलाई 3, और 4 3 12 3 15, सिलाई 1, 4 4 16 और 1 17। यानी 439 हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया जिससे सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 439। ये तो हमारा एच सी एफ हो गया। अब देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था, अब हम वहाँ पे चलते हैं। एच सी एफ तो कितना निकाला है हमने, 439 निकाला है। अब ये बोल रहा था कि एक बड़ी से बड़ी संख्या, वो तो हमारी हो गई एम, ये एम की वैल्यू आ गई। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं इन सब नंबर से, तो हर एक की स्थिति में एन रिमाइंडर आ रहा है। तो एक बार रिमाइंडर और निकाल लेते हैं किसी भी एक संख्या को डिवाइड करके। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, किसी भी एक नंबर को कर लेते हैं, इसको ही कर लेते हैं 4230। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 439 से। देखो कितनी बार जा पाएगा ये, 10 टाइम तो जा नहीं पाएगा। और अगर 9 टाइम गया तो 9 चौक 36, और 9 चौक 36 शायद 9 टाइम जा सकता है। चेक कर लेते हैं। 9 9 81, सिलाई 8, 9 3 27, 27 और 8 35, सिलाई 3, 9 चौक 36 और 3 39, 39 से 51 बिल्कुल जा रहा है। कितना बचेगा, 10 माइनस 1 9, यहीं का सिल बढ़ गई। और 13 माइनस 6 7, यहीं का सिल बढ़ गई। और 42 माइनस 40 2, 279। ये क्या बच गया, एन बच गया। हमसे पूछा है एम माइनस एन, यानी 439। ये हमारा 439 माइनस एन कितना है, 279। इसको सॉल्व करेंगे। 9 में से 9 जीरो, और 13 में से 7 गया तो 6, यहीं का सिल बढ़ गई। और 4 में से 3 गया तो 1, तो 160 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है थर्ड। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा देखो कैलकुलेटिव था हल्का सा, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए प्लस बी 15 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 113 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा जो कि 113 है, प्लस का 2 ए बी आएगा बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे 15 का तो 225 आएगा। तो यहाँ से 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम इधर ले जाएंगे। 5 माइनस 3 2, और 22 माइनस 11 112। तो ab यहाँ से कितना आ जाएगा, 112 बटे 2 56। तो अब हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू रख दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी हमारा 15 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 113 है, माइनस ए बी हमने निकाल लिया 56 है। तो ये कितना हो जाएगा, 113 में से 56 जाएगा तो 44, तो यहाँ से, और 13 यहाँ से, 44 और 3 47 10 57। तो ये आएगा 15 गुणा 57। 15 संते 105, और एक सेकंड, 15 संते 105, असिलाई 10, 15 5 75, और 10 85। 855 हमारा आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये 7 8 है, और अगर हम इसको हिट एंड ट्रायल से बनाते तो ए प्लस बी हमारा 15 था। अगर मैं 7 8 लूँ तो 15 होता है। स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 और 4 13, सिलाई 1, और 4 4 10 11। ओके,
देखो हिट एंड ट्रायल से भी आप इसको बना सकते थे, 7 और 8 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल भी एक अच्छा तरीका होता है, अगर आपके दिमाग में वैल्यूज बैठ गई ना तो फिर बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को बना लोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है कि यदि 0.225, 0.36 और संख्या n का मल्टीप्लिकेशन 243 है। देखो 0.225 है, इसका मैं पॉइंट हटा के लिख रहा हूँ डायरेक्टली। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 3 के बाद पॉइंट ना, यानी ये हमने लगा दिया इनटू, यहाँ पे है 0.36, इसको लिख देंगे हम 36/100। और एक नंबर है n, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 243 है, तो बोल रहा है कि n का मान निकालना है। तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। 25 से 9 टाइम कट जाएगा, 25 चौके 100, 40 टाइम कट जाएगा। 4 से ये 10 टाइम कट जाएगा, 4 से ये 9 टाइम कट जाएगा। अब कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, n निकालना है ना, इससे काट लेते हैं इसको। 9 दूनी 18, बच्चे कितने, 6 9 7 63, और 9 से इसको भी काट लेंगे 3 टाइम। तो n क्या आएगा, 3 इंटू, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 3 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा हमारा n की वैल्यू। यही हमसे पूछा था कि n कितना होगा, जो कि कितना हो जाएगा, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि पाइप ए और बी हैं, एक टंकी को 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। ए पाइप हमारा भरने वाला है जो कि 30 घंटे में भर सकता है, और बी पाइप भी भरने वाला है जो 45 घंटे में भर सकता है। जबकि कहा गया है कि पाइप सी है, पूरी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला है जो 20 घंटे में खाली कर सकता है। देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 45 या 90, 45 और 90, और इसका नहीं हो पाएगा, ये 180 हो जाएगा इनका एलसीएम। 30 6 की 180, 45 चौके 180, 20 नम्मा 180। ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बोल रहा है कि जब टंकी पूरी भर जाती है, यानी टंकी फुल भरी हुई है 180, तो सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देखो सी जब 8 घंटे के लिए खोलेंगे सी को, तो 8 गुणा 9 72 खाली कर देगा ये टंकी को, फुल भरी हुई को 72 खाली कर देगा ये। अब बोल रहा है कि फिर एक ही समय पर ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो पाइप ए और बी एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। देखो यहाँ पे जो जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स है वो लोग क्या कर सकते हैं, टोटल हमारी 180 टंकी भरी हुई थी, जिसमें से 72 खाली हो गई, तो 108 बची। ठीक है, लोग ये गलती कर सकते हैं कि इस 108 को डिवाइड करेंगे, ए और बी दोनों 10 से भर रहे हैं, तो 10.8 से 10.8 आवर लगेंगे, और मान लो ऑप्शन में भी होता तो ये हो जाता आपका गलत। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। देखो हमारी टंकी पहले फुल भरी हुई थी ना, तो सी ने कितनी खाली करी है, 72 खाली करी है, तो जो खाली करी है उसी को तो भरेंगे ए और बी। ना कि 100 टंकी 108 खाली नहीं है, 100 टंकी से 72 खाली हुई है, तो ए और बी की इफिशियंसी 10 है, तो ये आ जाएगा 7.2। ठीक है, तो 7.2 आवर में हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया जिससे कि आप ध्यान रखो इस चीज़ का और आप इसमें गलती ना करो, क्योंकि जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है ना, ज़्यादातर हमसे हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने गलती की है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किसी संख्या के 27.5% की वैल्यू इतनी है। देखो 27.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 दूनी 54 और एक 55/2%। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 1। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, यानी 100% की वैल्यू क्या है। 11 से ये 5 टाइम कर देगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, 2 इधर गुणा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। 1% है, 100% निकालना है, 2 जीरो चिपका दो, तो 200 में जब 5 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई तकलीफ होने वाली बात है ही नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है अपने सामान्य चाल की जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, उसके 3/5 से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यदि सिमरन अपने सामान्य चाल से चलती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी चलती। देखो यहाँ पे बोल रहा है इसकी नॉर्मल स्पीड की 3/5। मान लेते हैं कि जो इसकी नॉर्मल स्पीड पहले थी वो कितनी थी, 5 यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि 3/5 निकालना है ना, या आप ऐसे मान लो कि 5x मान लो। लेकिन अब बोल रहा है इसका 3/5 से चल रही है, यानी इसका 3/5 कितना हो जाएगा, 3x यूनिट से। तो ये इसकी अब बाद में स्पीड है, ये स्पीड हो गई। और डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर, और टाइम जो ये ले रही है वो है 35 मिनट। मिनट को हम आवर में बदल देंगे तो 60 से हम भाग कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7×5 = 35, 7×6 = 42, 5 से 12 टाइम, और 12×6 = 72, 3 से ये भी कट जाएगा, 24 टाइम। तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। ठीक है, तो जो इसकी नॉर्मल स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 24 × 5 120 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसकी थी नॉर्मल स्पीड। बोल रहा है कि अगर वह सामान्य चाल यानी नॉर्मल स्पीड से चलती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लग रहा है इसमें
कितना टाइम लग रहा है हमारा, 27 मिनट। मिनट को हम आवर में बदल लेते हैं क्योंकि दूरी हमारी किलोमीटर में है, तो यहाँ से 60 का भाग दे देते हैं। 60 दूनी 120, तो 27 दूनी कितना आ जाएगा, 54। तो 54 किलोमीटर इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको हम 4125 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10% का लाभ हो रहा है। देखो 10% लाभ का मतलब क्या है, 10% होता है हमारा 1/10, यानी कोई चीज 10 की थी उसको हम 1 के लाभ में बेच रहे हैं, 11 में बेच रहे हैं। ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो 11 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4125, इसको हम काट लेते हैं तो कितने टाइम जाएगा, देखो 11 तिया 33, यहाँ से बचेगा कितना हमारा 8, 82 हो गया, 11 7 77, 5 11 पंजे 55। एक की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, तो सीपी हमारा 10 था, तो अगर 10 की वैल्यू में निकालूंगा तो 37, यहाँ पे एक जीरो चिपक जाएगा, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर इसको हम 18% के लाभ पे बेचे तो कितने में बेचना चाहिए। तो इसका 18% लाभ निकालना है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 118% निकालना है इसका। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, 5 से 2 टाइम, और 5 से ये 5 7 35, बचे 2 पचम 25, 2 से ये 59 टाइम चले जाएगा। तो हमें ये करना है, देखो 9 × 5 यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा, और 5 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके नहीं बता रहा हूँ, आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना, आंसर यही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट का जब यूज हो रहा है तो हम इस यूनिट डिजिट को हम यूज करेंगे। एग्जाम में भी वही हमें करना चाहिए, यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी हैबिट हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। 11 के डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है। पहले हम नंबर को काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट का नंबर है, तो सबके आगे मैं एक जीरो लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं 11 का रूल कैसे बताता हूँ, कि जो या तो आप लेफ्ट साइड से जो डिफरेंस लेते जाओ। रूल तो ये होता है कि जो ऑड डिजिट पे नंबर हैं और जो इवन डिजिट पे नंबर हैं, उनका जो सम है, उनका जो डिफरेंस है, वो अगर वो जीरो हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो नंबर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। तो इसी चीज को मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर हम साथ में ही डिफरेंस लेता जाए, या तो आप लेफ्ट से राइट ले लो, यानी कि लेफ्ट से राइट डिफरेंस ले लो, या फिर राइट से लेफ्ट ले लो, आपको एक ही साइड डिफरेंस लेना है, क्योंकि बाद में भी तो हमको डिफरेंस लेना होता है। तो अभी डिफरेंस ले लो। अब हम ऑप्शन से बनाएंगे इसको, क्योंकि और तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं राइट से लेफ्ट ले रहा हूँ, तो 1 - 0 1, फिर 0 - 2, तो -2 आएगा, फिर 1 - 1 तो जीरो ही हो जाएगा, और 1 - 2 -1। तो देखो 1 - 1 0, यानी -2 आ रहा है। -2 11 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब है नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर है हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो 1 - 0 1, मैंने 8 डिजिट का इसलिए बनाया क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है ना, तो पेयर तो दो दो के बनते हैं, तो 8 इसलिए मैंने लिया। फिर यहाँ पे है हमारा 1 - 2 -1, फिर 2 - 0 2, और 1 - 1 तो जीरो ही आ जाएगा। तो 1 - 1 जीरो, तो ये प्लस का 2 आ रहा है, तो +2 तो ना तो 11 का मल्टीपल है, ना ही जीरो है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं इस वाले की, तो 1 - 0 1, फिर 2 - 1 1, और 1 - 0 कितना आएगा 1, और 1 - 2 -1। तो यहाँ भी प्लस का 2 आ रहा है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जब तीन ऑप्शन हमारे नहीं है, तो चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको सोचना नहीं है कुछ भी, एग्जाम में ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ, 1 - 0 1, ठीक है, फिर 1 - 2, और तो ये आएगा -1, फिर आएगा 1 - 0 प्लस का 1, और 1 - 2 -1। तो 1 - 1 1 - 1 जीरो हो गए, 11 का कोई मल्टीपल हो, ये 11 से डिविजिबल होता है, तो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो 11 का रूल है आपको इसी तरह अप्लाई करना है, अगर आगे आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी है, वो 2 घंटे में तय करता है। देखो नहीं, सॉरी, 50 km/h की स्पीड से 2 घंटे में चल रहा है, तो डिस्टेंस कितने चलेगा, वो 100 किलोमीटर। आगे कहा गया है कि बाइक द्वारा 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चलता है। तो बाइक द्वारा, देखो ये तो डिस्टेंस चली थी इसने, किससे डिस्टेंस चली थी, कार द्वारा, और डिस्टेंस बाइक से कितना चल रहा है, 35 की स्पीड से 2 घंटे में चल रहा है, तो 70 किलोमीटर चलेगा। आगे बोल रहे हैं 100 km/h की स्पीड से रेलगाड़ी से 4 घंटे की यात्रा की, तो डिस्टेंस इसने ट्रेन से कितनी चली, 100 की स्पीड से 4 घंटे में कितना चल जाएगा, 400 किलोमीटर। पूछा गया है कि यात्रा के दौरान राकेश की एवरेज स्पीड क्या थी, औसत चाल क्या थी। तो आपको पता ही है कि जो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 400 और 70, 470 और 100, 570 बटे टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है, तो टाइम तो हमें दे ही रखा है ना, 2 घंटे तो यहाँ पे लगे हैं और 2 घंटे यहाँ पे लगे हैं, 4 और 4 घंटे यहाँ पे लगे हैं, कितने लगे हैं, 8। 8 से इसको भाग देंगे, 8 7 56 और पॉइंट में आंसर आएगा 56 ना, 1 10, फिर 8 एकम 8 बचे 2 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 71.25 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। यही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। देखो किसी सवाल में आपको अगर डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। देखो आप पूछ कैसे सकते हैं, अगर आप जो ये चैनल है इसके अबाउट सेक्शन में जाओगे यूट्यूब के में, तो वहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, टेलीग्राम की, व्हाट्सअप की, इंस्टाग्राम की, सबकी लिंक मिल जाएंगी। और वहाँ पे अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे जितने भी जो 2 टेलीग्राम चैनल है उनकी प्रोफाइल पे भी वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, और अबाउट सेक्शन में भी एक व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड करके पूछ सकते हो। पॉसिबल हो तो कॉल मत करना, ठीक है, आप वैसे ही पूछ लेना, कोई अर्जेंट हो तो कॉल करना, वरना कॉल मत करना इस नंबर पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 17/99, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो ए बी बटे सी निकालना है, तो निकाल लेते हैं ए बी बटे सी। ए कितना है हमारा 17/99, और बी कितना गिवन है, बी को मल्टीप्लाई करना है ना 13/47, ये 13 मल्टीप्लाई में था, और सी का हमें डिवाइड करना है, तो सी कितना है हमारा, ये 34 और 33 चले जाएगा ऊपर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 33 से देखो ये 3 टाइम कट गया, और क्या कटेगा, 17 से ये 2 टाइम चले गया, और कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है, कुछ कट पिट रहा है, तो ऊपर तो 13 बच गया हमारा, और नीचे कितना बच गया, देखो 3 दूनी 6, 6 गुणा 47, अगर ये 50 होता तो कितना हो जाता, 300 हो जाता, लेकिन कितने थे, हमने 3 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया ना 6 को, तो 3 का 6 गुना कम आएगा, यानी 18 कम आएगा, तो जब 300 में से 18 जाएंगे तो 282। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लो, 47 गुणा 6 में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो 13/282 हमारा ऑप्शन थर्ड था। देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए लिए हैं जिससे कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हो ना तो उसका हमें पता चल जाए, वरना ऐसा नहीं कि ऑप्शंस की कोई ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादातर जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तो वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं कि जो आंसर दिया हुआ है उसका यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक वनडे मैच है जिसमें टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन के औसत से बनाए। ठीक है, देखो 30 ओवरों में इन्होंने 5.6 के औसत से बनाए, तो कितने रन बना लिए, 30 पंजे 150, 30 को मैंने पहले 5 से गुणा किया, अब 30 को 0.6 से और करूंगा, तो 30 6 के 180 होते हैं, लेकिन एक के बाद पॉइंट, मतलब 18 और आ जाएगा, तो 168 रन तो इन्होंने बना लिए हैं 30 ओवरों में 5.6 की स्पीड एवरेज से। आगे बोल रहा है शेष 20 ओवरों में 320 रन के कुल टारगेट को पूरा करना है। टोटल 320 रन का टारगेट था, जिसमें से 168 इन्होंने बना लिए, तो बचे कितने, 68 बनाने ना 32, तो यहाँ से बचे 200 तक पहुंचने के लिए, और 120 और आएंगे ये, तो ये कितना हो जाएंगे 152। देखो ये कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो, मैं जैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। 152 रन और शेष बचे हैं, जो कितने ओवरों में बनाने हैं, 20 ओवरों में, तो पूछ रहा है कि इसकी जो रन रेट कितनी चाहिए पर ओवर, तो 20 ओवरों में बनाना है, तो 20 का भाग दे देते हैं, तो आएगा 20 × 140, बचेगा कितना यहाँ से 12, और 20 आ जाएगा, 20 6 की 120, यानी 7.6 रन पर ओवर अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो मैच है उसको हम जीत जाएंगे, तो 7.6 रन पर ओवर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फोर्थ गिवन है। क्रिकेट तो आप लोगों ने खेला ही होगा, तो आपको ये तो नॉलेज ही होगी इसके बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हमारा 11 के डिविजिबिलिटी पे आ गया, और 11 के डिविजिबिलिटी पे मैंने अभी आपको बताया था, तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। देखो सबसे पहले तो हम 9 से ही चेक करेंगे, 9 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो, तो 8 और एक 9, 9 ये तो है, बाकी को चेक करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, तो ये नहीं हो पाएगा 9 से। 8 और एक 9, देखो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 से डिविजिबल होंगे तो 9 के मल्टीपल हटा दो, तो 8 और एक 9 ये हट जाएगा, 7 और 2 9 ये हट जाएगा, 7 और 2 9 ये हट जाएगा, यानी ये भी हो सकता है 9 के हिसाब से। तो इसकी बात करें तो 8 और एक 9, 8 और एक 9 9, ये भी हो सकता है, तो अभी हमारा सिर्फ 9 से तो एक ही ऑप्शन हट पाया है। अब हम यूज करेंगे हमारे 11 का, और ये कितने डिजिट नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ इसके साथ एक मैं जीरो चिपका लेता हूँ, और अब वही तरीका लगाएंगे हम, 1 - 0 1, 0 - 0 तो जीरो ही आएगा, और 8 - 9 -1, तो ये जीरो हमारा डिविजिबल हो गया। तो देखो इस नंबर को हमने चेक कर लिया है कि ये नंबर 9 से तो पहले ही डिविजिबल हो गया, 11 से भी अब हो गया,
तो फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी को हम चेक नहीं करेंगे। क्यों चेक नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो 9 और 11 से डिविजिबल हो। सही आंसर तो हमारा एक ही होगा ना, तो ये अपने आप ही फिर गलत हो जाएंगे। समझ रहे हो आप बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे बोल रहा है ब्याज की गणना हम चक्रवृद्धि वार्षिक वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर जो 2,000 रुपए की जो हमारा प्रिंसिपल है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा। देखो 10% तो आपको रट गया होगा। 2 साल में कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। और पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, तो 2,000 का 21% निकालना है, तो 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो देखो आपको CI SI के क्वेश्चन थोड़े आसान लगने लगे होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से आ गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 259.99, तो 259 के नियर इंटीजर 260 होगा। 24.99 इसको लिखेंगे हम 25 और इससे भाग देना है। और मल्टीप्लाई में हो रहा है 35.01, तो इसको 35 लिखेंगे माइनस 29.98 इसको 30 लिखेंगे और 9.96 इसको 10 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। 5 से ये 55 25 और 5 7 35 और 5 से ये चले जाएगा 5 5 25, असिलाई 1 5 दून 10। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दून 14, असिलाई 1 7 5 35 और 1 36। 364 वैसे तो 4 लास्ट में आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ रहा है ना, तो यूनिट डिजिट तो 4 ही आएगा। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। ये 300 हो जाएगा, 364 में से जब 300 जाएगा तो 64 बचेगा। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। देखो अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है, उसके इंटीजर में वैल्यू लेनी होती है उसके आसपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जब अल्फा की वैल्यू 30 है तो ये निकालना है। आपको पता है कि साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? √3/4। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन आसान है। तो पेपर है जो आप ओवरऑल हमारा मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ पूछी गई है या बहुत ज़्यादा आसान पूछी गई है। अब तक सारी शिफ्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही हैं। एक दो शिफ्टों को थोड़ा छोड़ दो तो सिमिलर ही लग रही है। बाकी एग्जाम के टाइम में देखो सब लोगों को थोड़ी टफ ही लगती है शिफ्ट, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 60 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 3 रेशियो की वैल्यू 60 है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 है। तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। पहले क्या था? हमारा बॉयज थे, ये हमारे बॉयज है और ये क्या है? हमारी गर्ल है। बोल रहा है यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का 44 है। ठीक है, देखो ये सब तो निकालना ही नहीं था जब ये एवरेज ही पूछा है, तो इस सब की तो जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो इस सबको मैं मिटा देता हूँ। बॉयज़ का जो रेशियो है 2 रेशियो है और गर्ल का 1 रेशियो है। बॉयज़ का जो एवरेज 50 दिया है और लड़कियों का 44 दिया है, तो ओवरऑल पूछा है। तो देखो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है? सम बटे जितने भी नंबर होते हैं सम कर लेते हैं। 2 यूनिट है हमारे ये। तो आपको ये देखो, ये जो 60 है ना, इसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा। और गर्ल की बात करें तो 44 एवरेज है, 1 यूनिट गर्ल है तो 44 ही हो जाएगा। इसमें भाग देंगे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल, तो 2 रेशो ये, 1 रेशो ये, 3 रेशो हो गया टोटल। तो ये कितना हो गया? 144 में जब हम 3 का भाग देंगे तो कितना आता है? 3 चौके 12 बचे 2, 24 3 8 24, 48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसमें सारा डेटा दिया गया उसका हमेशा यूज हो, कभी कभी यूज नहीं होता है। हालांकि यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट उसे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, आपको पता ही होगा जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो, तो ये है 48/72। 12 चौके 48 और 12 छः की 72, यानी ये 4/6 आएगा। और 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 4/2 मतलब 2। तो जो पहला ब्रैकेट है ना, ये पूरा इतना ब्रैकेट है, ये हमारा कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया माइनस। अब हमें जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे 40 माइनस 32, 40 में से जब 32 जाएंगे तो 8 होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 15/8 है, तो इसको लिख देते हैं हम 15/8 माइनस, यहाँ पे 8 आया था ना। और ये इसके मल्टीप्लाई में है, देखो ये मल्टीप्लाई में था 8 और माइनस में है 10। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 8 से 8 चले गया, 15 माइनस 10 5। तो 2 और माइनस का 5, 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा? माइनस का 3, जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आंसर हमारा -3 है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी नाम के दो बच्चे हैं जिनके पास कुछ टॉफी है। यदि ए के पास 8 टॉफी हैं, ए के पास 8 टॉफी हैं और बी के पास कुल टॉफियों के 50% से एक अधिक है।
देखो कुल टॉफी मान लेते हैं कि 2x यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि इसका 50% निकाला है। जब कुल 2x है तो b के पास कितनी है, कुल टॉफियों के 50%, यानी x से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो इसके पास है x+1 यूनिट। ठीक है, तो देखो टोटल निकाल लेंगे, 8 इसके पास है और b के पास x+1 है, और टोटल कितनी है हमारी, 2x है। x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x में से जब हम x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और 8 और 1 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। पूछा क्या है, तो b के पास कितनी टॉफियाँ हैं, b के पास है x+1, तो यहाँ 1 और जोड़ देंगे दोनों साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 10। यही पूछा था हमसे कि b के पास कितनी टॉफी हैं, तो b के पास हो जाएंगे 10 टॉफियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट है, दो उत्पाद है ए और बी। ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था। देखो ये उत्पाद ए है और ये उत्पाद बी है। ए का कितना था, टोटल स्टॉक का 80%, 80% होता है 4/5। देखो ये 4/5 है, यानी ए के पास कितना था, 4 यूनिट था, और टोटल 5 था, तो बी के पास कितना आ गया, 1 आ गया। जो नीचे होता है ये हमारा टोटल पार्ट होता है, और ये ए के बारे में कहा गया था, तो ये ए है। अगर आपको चीजें ऐसे भी समझ नहीं आ रही हैं तो इसको छोड़ दो, आप ऐसे लिख लो, ए के पास 80% है और बी के पास 20% है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे की है। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम ए और 8 किलोग्राम बी निकाला जाता है। देखो ए निकाला जाता है 20 kg और बी निकाला जाता है 8 kg, तो क्या हो रहा है कि उत्पाद ए और बी का जो रेशियो है बदलकर 9:2 हो जाता है। इसमें हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो क्या होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और इसको इससे 9, इनका पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो सेम साइन है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 9 गुणा 2 18 और 20 गुणा 2 40, तो 40 माइनस 18 32 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 32 kg आ गई। पूछा क्या है, आरंभ में कुल स्टॉक कितना था। देखो कुल स्टॉक था 4 यूनिट, ये था 1 यूनिट, ये था 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 32 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 160 आएगा, 160 आ जाएगा। तो 160 हमारा ऑप्शन नंबर 4 गिवन है, यही सवाल का सही हमारा जवाब हो जाएगा। ओके, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि x है वो 8000 और 8500 के बीच आने वाली वह छोटी से छोटी संख्या है, जैसे 12 14 16 35 और 84 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर एक स्थिति में जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो इतने बच रहे हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे मैं एक k की बात करूँ, k क्या है हमारा, जैसे ये 12 में से जब 4 घटा रहे हैं तो हम 8 आ रहा है, और इस 14 में से 6 घटा रहे हैं तो भी 8 आ रहा है, 16 में से जब हम 8 घटा रहे हैं तो भी 8 आ रहा है, यानी हर एक स्थिति में क्या हो रहा है हमारा, 8 आ रहा है। इसका मतलब है जो नंबर होगा ना, वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा एलसीएम ऑफ ये जितने भी नंबर है हमारे, कितने हैं, कौन कौन से हैं, 12 14, देन इसके बाद क्या है हमारा, 16 है, 35 है, 35 के बाद 84 है। इसमें से माइनस करते हैं के कितना है हमारा, यहाँ पे के की वैल्यू है 8। जब सेम रिमाइंडर बचता है तो प्लस करते हैं, जब अलग अलग बचता है लेकिन इनका डिफरेंस सेम आता है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले तो हम इनका एलसीएम लेना, हमारा मेन काम हो गया कि इनका हम एलसीएम लेना है, किसका, 12 का, 14 का, 16 का, 35 और 84। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं इधर साइड में ले लेता हूँ एलसीएम, वही जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं उसी तरीके से। 2 से जाएगा 6 7 8, 35 में नहीं जाएगा लेकिन 42 में, मतलब 84 में चल जाएगा 42 टाइम। 2 से जाएगा 3, 7 में नहीं जा पाएगा, इसमें जाएगा 4 35, और 2 से देंगे तो इसमें 21। देखो अब 2 से सिर्फ इस 4 में ही जाएगा, तो 2 बार 2 आएगा, तो डायरेक्ट मैं 4 लिख रहा हूँ जिससे ये हट जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक और 3 से भाग दूंगा, जब 3 से भाग दूंगा तो क्या होगा, ये 3 कट जाएगा और ये 7 टाइम कट जाएगा, तो कितने बचेंगे, यहाँ से एक 7 बचेगा और एक हमारा 35 बचेगा। ठीक है, फिर मैं 5 से दूंगा, या पहले 7 से दे लेता हूँ, जब 7 से दूंगा तो ये दोनों 7 कट जाएंगे, एक 5 आएगा, फिर एक 5 और चाहिए होगा मेरे को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 गुणा 35, इतना हमारा एलसीएम आएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करें 48 और 35 को तो कितना होगा, 8 5 40, 80 4, और 8 तिया 24 और 5 चौके 20, 24 और 20 44, 44 और 4 असील थी 48, वापस 4 असील आ गई, 4 तिया 12, 12 और 4 16, तो 1680 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो क्या आ रहा है, 1680 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली थी स्टार्टिंग में, आप ध्यान देना कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स है वो 8000 और 85 के बीच में है। तो मान लो कि इसका ये मान लेते हैं कि इसका मैं क्या मान लेता हूँ कि इसका मैं जनरली हम के मानते हैं, इसके साथ आप कुछ भी मान लो कि इसका वाई टाइम होगा।
माइनस के होगा, क्योंकि वाई को ऐसे वैल्यू लेनी है जिससे कि 8,000 और 8500 के बीच में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे, और वाई क्या होगा, वाई हमारा एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूँ तो 8,000 के बीच में नहीं आ पाएगा, और 5 लूँ तो शायद आ जाएगा। 5 लूंगा तो कितना होएगा, 16 पंजे 80, 8,000 और 8 पंच 40, कितना आ जाएगा, 8400 आ जाएगा 5 लेने पर। अगर y बराबर हम 5 लेते हैं तो ये आएगा 8400 माइनस के, और k कितना था, 8 था, तो 8400 माइनस 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8392, यही आएगा ना। हमसे पूछा गया है कि x में दाई का अंक यानी जो पीछे से सेकंड यूनिट जो नंबर है हमारा, सेकंड प्लेस नंबर, वो पूछा है, तो वो है 9, तो 9 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखो इस शिफ्ट में 2-3 अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा 5/6 और ये 3/7 है, यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये 3/7 है प्लस में y बराबर है हमारा 29/63। यहाँ से हमें 10y माइनस 1 निकालना है। तो यहाँ से 3 से 2 टाइम, और कुछ कटपिट नहीं रहा ना, तो ये आ जाएगा 5/14। और देखो y निकालना है ना, तो मैं काम कर रहा हूँ, जो ये 5/14 है ना, इसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ। ये तो 29/63 है, माइनस का 5/14, इतना ही आ जाएगा ना, ये 63 था। तो इसको हमें अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक तो किया ना हमने, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, ठीक है। देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या आएगा, इसमें 7 और 9 छिपा हुआ है, इसमें 7 और 2 छिपा हुआ है, तो एक 7 तो चाहिए एलसीएम में, और 9 और 2 का एलसीएम आ जाता है 18, तो 7 × 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसमें जब भाग देंगे इसका 63 में, 63 का इसमें भाग देंगे तो 2 टाइम चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 58 माइनस, और 7 × 18 में जब 14 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ये 9 टाइम चले जाएगा, 9 पंजे 45, तो ये कितना आ गया, 45 और 10 55, 13 और इसको 18 संते होते हैं 126, इतना ही आया ना, 8 माइनस 5 3, ठीक है। ठीक है, देखो ये तो हमारा y निकल के आया है, हमसे y नहीं पूछा है, हमसे कुछ और पूछा है। वैसे देखो 13/126 ऑप्शन में दिया था, आप ना गलती इसमें कर सकते थे कि आप ये टिक लगा के आगे बढ़ जाते, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं, पेपर को इस तरीके से सेट किया गया है कि आप गलती करो इसमें। लेकिन आप क्वेश्चन अगर पहले अच्छे से पढ़ लोगे तो आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि हमसे पूछा है 10y माइनस 1, तो 10 गुणा y कितना आया है हमारा, 13/126 और माइनस का 1, एलसीएम ले लेते हैं, 126 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 130 माइनस 126, 130 में से जब 126 जाएगा तो 4/126 बचेगा, जिसको हम 2 से काट सकते हैं, ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 6 की 12, 2 3 6, तो 2/63 आएगा, इसका सही जवाब होगा 2/63। ये गलती मत करना, आप ध्यान रखना इस चीज को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन है, आपको पता है कि जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 704 दे रखा है। सिलेंडर है, बेलन है, बेलन का आपको पता है कि जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है टी एस है, वो क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये इसका टी एस होता है बेलन का, जो कि 704 दिया है। ठीक है, पहले तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 9 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, 2 पाई को मैं लिख रहा हूँ 22/7, आर हमें नहीं दिया गया, तो आर हमें निकालना है, आर प्लस एच, एच हमें दिया 9, ये कितना है 704। तो यहाँ से इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो 22 से ही काटेंगे इसको, 22 दिया 66, और बचेंगे कितने यहाँ से, 66 ना, 4 और 1 सेकेंड, 22 दिया 66, 4 बचेंगे 44, 22 दूनी 44, और 2 से ये काटेंगे तो 16 टाइम। तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा, r × r+9 बचा है यहाँ तो, और 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 7। इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, ऐसे ही लिखा, उसका रीजन है क्योंकि मेरे को द्विघात समीकरण बनाना अच्छा नहीं लगता है, और आप भी ट्राई करो कि आप मत बनाओ। यहाँ पे देखो आप क्या वैल्यू रख सकते हो, अगर 16 बनाना है तो यहाँ अगर मैं 7 रख दूं आर की वैल्यू, तो 7 आ जाएगा, ये 7 और 9 7 16, 7 × 16, और ये भी तो 16 × 7 है। इसका मतलब है आर है वो हमारा कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। जब आर आ गया तो हमसे पूछा है वो निकाल देंगे। यहाँ पूछा है कि इसका वॉल्यूम 11 k³ है। वॉल्यूम क्या होता है, πr², एच, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर आया है हमारा 7, तो 7 × 7 49, एच, एच कितना है 9, ये बराबर दे रखा है 11 k के, और यहाँ से k की वैल्यू पूछी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 से ये 2 टाइम जा पाएगा, और ये 7 से 7 टाइम, तो k कितना आ गया, k आ गया हमारा 9 7 63, और 63 दूनी 126, 126 निकल के आ गया k, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है कि एक समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का जो अनुपात है वो 1:2 है। मूल मतलब रूट्स। रूट्स मान लिया कि मैंने क्या है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट हमारा बीटा है। तो आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट, तो -3 है डिवाइड में x² का कॉफिशिएंट 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया हमारा 3/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी a अपॉन x² का कॉफिशिएंट 2। यहाँ से a की वैल्यू पूछी है और देखो यहाँ पे मूलों का अनुपात 1:2 दिया था, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1:2 है तो इसको ऐसे मान लेते हैं कि 1k है और दूसरा क्या है 2k है, तो सम ऑफ रूट 3k बराबर हो गया 3/2। 3 से 3 चले जाएगा तो k कितना आ गया हमारा, आधा आ गया, हाफ आ गया। तो पूछा क्या है, a की वैल्यू है, तो अल्फा कितना है हमारा 1k। देखो ये है 1 × k तो सिर्फ k ही है, और बीटा क्या है 2k, तो ये हो गया 2k। तो ये क्या आ गया 2 × k² और k 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ये गिवन है a/2 के इक्वल। यहाँ से हम कर लेते हैं, ये 2 टाइम कट जाएगा और 2 से 2 तो a कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, वो बोल रहा है कि एक छात्र है अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर चाल से जाता है और कहाँ जाता है, और विद्यालय जाता है, और विद्यालय से 6 मिनट के बाद अपने, एक सेकेंड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक छात्र है अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय में पहुंचता है। अगले दिन वह चाल में 1 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है, तो विद्यालय के समय से 6 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है। तो पूछ रहा है उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी। देखो हमारा क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं। अब डिस्टेंस तो हर केस में कांस्टेंट है ना, जब घर से विद्यालय जा रहा है दोनों केस में, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स में होंगे, जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो पहले केस में बोल रहा है कि वह अपने घर से 2.5 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो पहले केस में जो स्पीड का रेशियो हम निकाल रहे हैं वो है 2.5। तो क्या हो रहा है कि वह 6 मिनट बाद पहुंच रहा है, यानी निश्चित समय से 6 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो 6 मिनट इसने यहाँ पे सेव कर लिया है। देन आगे बोल रहा है जो नेक्स्ट दिन है वह चाल में 1 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करता है, यानी 2.5 से कितना कर रहा है 3.5। तो क्या हो रहा है कि वो निर्धारित समय उससे 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ओवरऑल इसने जो टाइम सेव किया है वो 6 माइनस माइनस हो जाता है ये, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 12 मिनट आएगा, यानी ओवरऑल इसने 12 मिनट सेव किए हैं। ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने बताया कि इसका जो रेशियो है एक दूसरे के क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। तो जब स्पीड ये है तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, और पॉइंट से तो पॉइंट हट ही जाएगा ना, तो 35/25। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5×5 = 25, और सॉरी 5×7 = 25 आएगा, और 5×5 = 7/5। तो इसने कितना यूनिट टाइम बचा है, देखो पहले 7 यूनिट लेता था, 5 यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट इसने टाइम सेव किया है। जबकि इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 12 मिनट है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 6 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट है, पूछा क्या है उसके घर से विद्यालय की दूरी। तो पहले केस में देखो किसी से भी एक से निकाल लो आप, मैं सेकंड वाले से निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पे यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, और 6×5 करूंगा तो आधा घंटा आएगा, जिससे मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। तो दूसरे केस में इसको कितने लगते थे, 30 मिनट लगते थे। ठीक है। अब देखो 30 मिनट लग रहे हैं और स्पीड क्या है इसकी 3.5 है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि दूसरे केस में तो स्पीड 3.5 है ना। टाइम लग रहा है 30 मिनट, मिनट को आवर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 3.5 का जब आधा करता हूँ तो 1.75 आता है, तो 1.75 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। यही पूछा था कि घर से जो विद्यालय है उसकी दूरी है वो कितनी है। तो देखो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का रेशो जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक समषटभुज है, यानी एक हेक्सागन है जिसकी हर एक भुजा की लंबाई 2√3 है। तो बोल रहा है दिए गए षटभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो षटभुज अगर मैं बनाने की बात करूं, हेक्सागन कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, और इसमें टोटल कितने होते हैं, 6 हमारे होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। 6 समबाहु त्रिभुज, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उनसे हमारा बनता है एक हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन यानी जो जिसके साइड सेम हो।
तो जिसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 6, हमारे जो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है उनके एरिया के बराबर, तो 6 गुणा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है a² और साइड तो 2√3 है। जो सम षटभुज की साइड होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल की साइड हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुणा √3/4 गुणा a²। ए कितना है हमारा, 2√3, स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और √3 का 3। तो इस 4 से 4 कट जाएगा और 6 कितना आ जाएगा, 18 √3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है थर्ड। देखो 6 हमारे कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये मैं इसको यहाँ से मिला रहा हूँ, ये हमारे डायगोनल्स हो गए। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 हो गए। और ये भी तो साइड ही है और ये भी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो जो हेक्सागन की साइड होगी वही हमारी इक्विलेटरल की साइड हो जाएगी। ठीक है, आई होप अब आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। ओके, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल यानी क्या बोलते हैं उसको, अर्ध बाउल है। मतलब देखो ऐसे समझ सकते हो कि अर्ध गोला है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब अर्ध गोला है हमारा, हेमिस्फेयर है। बोल रहा है कि जिसकी इंटरनल रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ लिक्विड, जो कि पानी से भरा हुआ है, किसी लिक्विड से भरा हुआ है। दिस लिक्विड इज टू फिल्ड इन ए सिलेंडरिकल बोतल। इस जो लिक्विड है जो हमारा हेमिस्फेयर है, इसको जिसमें जो लिक्विड भरा है इसको हम भर रहे हैं किसके अंदर, एक सिलेंड्रिकल बोतल के अंदर। ईच ऑफ इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट है 8 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि हाउ मैनी बोतल आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल। यानी सिंपली हम इनके वॉल्यूम इक्वल कर लेंगे दोनों के। यहाँ पे हमारा क्या है, हेमिस्फेयर है, यहाँ पे हो गया हमारा एक हेमिस्फेयर, और यहाँ पे क्या है हमारा, एक सिलेंड्रिकल बोतल है यानी सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंड्रिकल बोतल हो गया। तो हमसे क्या बोला था कि जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसकी इंटरनल रेडियस चॉइस है जो कि पानी से भरा हुआ है। तो हेमिस्फेरिकल है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 और πr³ पाई आर कितना है हमारा, 24 का क्यूब है, तो 24 × 24 × 24, ये बराबर हो जाएगा सिलेंडर। सिलेंडर का पता है आपको कितना होता है, पाई। पाई को मैं पाई रहने देता हूँ। आर कितना है हमारा, 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच, एच है 8। पूछ रहा है कि हाउ मैनी बोतल आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी, तो कितनी बोतल चाहिए होंगी। तो मान लो कि ऐसी एन बोतल चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। पाई से हमारा पाई चले गया और क्या जाएगा, 3 से ये 8 टाइम चले गया, इस 8 से ये 8 भी चले गया, और क्या जाएगा, 6 से ये 4 टाइम और 6 से ये 6 टाइम, 6 से फिर ये 4 टाइम। इधर कुछ नहीं बचा ना, इधर तो एन बचा है, तो इधर क्या बचा है, 2। 2 तो यहाँ से बचा है और 4 गुणा 4 16, तो 4 चौको 16 दूनी 32, तो 32 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा। देखो जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं या टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे जो सिलेंड्रिकल जो बोतल है उनकी पूछ रहा है, तो सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करो और हमारा आंसर है वो इजीली निकल जाता है। इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम इक्वल करो और आपको दिमाग लगाना ही नहीं है 1% भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि 20 आदमी है, किसी काम को 12.5 दिन में कर रहे हैं। तो 20% है, 12.5 दिन को मैं ऐसे लिख लूँ 25/2, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए उससे। बोल रहे कि 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, यानी शुरू में तो 20% थे ना जिन्होंने 8 दिन तक काम किया, अब 8 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया तो 12 आदमी बचे। तो बोले शेष कार्य कितने दिनों में होगा, मान लो x दिनों में खत्म होगा, तो इसको तो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 2 से तो ये 10 टाइम चले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 250 बराबर 20 × 160 और प्लस का है 12x। तो जब 250 में से 160 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90। 90 बराबर 12x है। 6 से काट लेते हैं 2 टाइम और 6 से काट लेंगे 15, 15/2 7.5 दिन। तो शेष काम है वो 7.5 दिन में निपट जाएगा। ठीक है, देखो इसी सवाल को मैं आपको एक अलग तरीके से बता सकता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 20% थे ना वो किसी काम को 12.5 दिन में कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि 8 दिन तक तो काम किया है 20 लोगों ने, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 20 लोगों का वर्क बचा है। पहले कितने टाइम में कर रहे थे, ये 12.5 दिन में कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 8 आदमियों ने 8 दिन तक काम किया है, उसके बाद काम छोड़ के चले गए। तो रिमेनिंग वर्क बचा है, जो शेष वर्क बचा है वो कितना बचा है, जो हमारा शेष काम बचा है वो 20 लोगों का बचा है और कितने दिन का बचा है, 8 दिन कर लिया, 4.5 दिन का। ठीक है, ये हो गया। इसी को कौन करेंगे, अब हमारे 12% करेंगे, 8 तो चले गए, ये मान लो टी टाइम में करेंगे। तो वही चीज है जिसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं और कम टाइम में। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको काट लेते हैं, 4 से 3 टाइम और 4 से 5 टाइम, और 3 से ये कट जाएगा 1.5 टाइम, और 15 × 5 = 75।
तो 7.5 डेज लगेगा। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, जैसे आपके दिमाग में घुसता है उस तरीके से आप चीज़ों को देख लेना, क्योंकि देखो सारी चीज़ें ना हर किसी को समझ नहीं आती हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ये हम एक वृत्त बना लेते हैं कि, एक सेकंड थोड़ा सुंदर सा बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाएगा तो ठीक है। सुंदर सा तो नहीं बना, इसे काम चला लो। बोल रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची। मान लो कि ये पॉइंट कोई पॉइंट है Q, यहाँ से हम एक टेंजेंट खींच रहे हैं। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जिसकी जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है, और O क्या है, वृत्त का सेंटर है, यहाँ पे कहीं सेंटर है हमारा। O से जो Q की दूरी है, दिस डिस्टेंस वॉज 29, ये कंप्लीट दूरी है वो 29 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या बता दो। देखो ये हमारी टेंजेंट है, अगर सेंटर को मैं इससे मिलाता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी बेसिकली यहाँ पे हमें पाइथागोरस लगानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और देखो ये हाइपोटेनस हो गया, और आपको पता होगा कि 20, 21, 29 का हमारा एक ट्रिपलेट बनता है, तो 20 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारी रेडियस है। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है कि ट्रिपलेट क्या है, तो आप पाइथागोरस तो लगाना जानते ही है ना। देखो पाइथागोरस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकालना है हमें ये वाली साइड, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 29 का। वैसे तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आप कॉपी में लिख लेना अगर ये वाला आपको याद नहीं है तो। 20, 21, 29 क्या होता है, हमारा ट्रिपलेट होता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो पाइथागोरस लगा दो। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दूसरी साइड है इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारी ये वाली साइड आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा एक बार, तो दोनों का सम हो जाएगा, तो 29 और 31 और 20 50, और दोनों का डिफरेंस 29 माइनस 21 28, तो 400 आएगा, 400 का अंडर रूट आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोल रहे ब्याज की गणना है वो चक्रवृद्धि आधार पर कर रहे हैं, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि है, 2 ईयर में इतनी हो जाती है। तो पूछा क्या है कि निवेश की गई धनराशि कितनी है। आपको पता है कि 10% से जब हम निवेश करते हैं तो 2 साल में 21% ब्याज आता है, लेकिन ये अमाउंट दिया है यानी 121 की वैल्यू दी हुई है, कितने दी है, 10164। इसको काट लेते हैं, 11 से ही काटेंगे, 11 से 11 टाइम, और 11×9 99 बचे यहाँ से 2, 26, 11×2 22, 4, 11×4 44, वापिस 11 से काटेंगे तो 11×8 88, और बचे कितने यहाँ से 4, 44, 11×4 44, एक यूनिट की वैल्यू 44 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 जीरो चिपका देंगे, तो 84। सो यही पूछा था कि जो निवेश की गई धनराशि कितनी है या प्रिंसिपल कितना है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो वो हो जाएगा 8400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई आयताकार पार्क है, ये हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ये 7x है और चौड़ाई 3x है। बोले पार्क का जो पेरीमीटर है वो 21,000 है। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यानी 7x प्लस 3x, 7 और 3 10x, 10x का डबल 20x। जो 20x है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, 1 और 3 टाइम 0। एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, तो अगर यहाँ से x निकालना चाहें तो 2100 का आधा 1050। पूछ रहे पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, यानी 7x और 3x का अंतर निकालना है, तो कितना आएगा 4x, तो 4 × x है हमारा 1050, तो ये आ जाएगा 4000 और 200, 4200 आ जाएगा, 4200 मीटर आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे कि जो किरण है उसकी बचत और जो व्यय है एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो गिवन है हमें 7:13, और उसकी जो मासिक आय है वो है 1,80,000। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की जाती है। ओके, देखो यहाँ पे क्या गया है हमारा, ये तो सेविंग का रेशियो है, बचत का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है यानी व्यय है उसका खर्च का रेशियो है, वो 7:13 है। आपको पता है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा प्लस सेविंग यानी बचत। जो सेविंग है हमारी 7 यूनिट है, खर्चा हमारा 13 यूनिट है, तो टोटल इनकम 20 यूनिट रही होगी। आगे कहा क्या गया था कि जो मासिक आय है वो 118 और इतने टाइम 0 है, यानी इनकम की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका हम बाद में यूज करेंगे, पहले इस रेशियो से ही बनाते हैं हम चीजों को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच में 4:3 के अनुपात में डिवाइड करते हैं। देखो इसकी बचत 7 यूनिट थी, इसको 4 और 3 रेशियो में डिवाइड कर दिया, किसके अंदर, एक तो म्यूचुअल फंड को मैंने MF से लिख दिया, और एक इक्विटी को E से लिख दिया, इक्विटी। ठीक है, इसके रूप में ये डिवाइड करिए 4:3 में। तो बोल रहे म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत करती है। देखो 20 यूनिट हमारा इनकम था जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 18, और 1 2 3 4 टाइम 0 है,
तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 चले जाएगा, और 2 से ये 9 टाइम, और 3 टाइम 0 रह जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी जो सेविंग थी 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 63,000 है। ठीक है, क्योंकि 9 गुणा एक यूनिट की वैल्यू 9000 है, 7 यूनिट की वैल्यू 63,000 हो जाएगी। और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला 763 है, यानी एक की वैल्यू 9 ही है। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी पर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमसे पूछा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितना इन्वेस्ट करती है, तो 4 यूनिट करती है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 नाम 36,000 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई है और कुछ किया ही नहीं है ज्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि किरण के पास 24 के हैं व्हाइट मन के हैं, हाँ, और रेशम के पास 18 ब्लैक मन के हैं। देखो यहाँ पे किरण की बात हो रही है और इसके पास 24 व्हाइट मन के हैं, और दूसरा जो बंदा है वो कौन है, रेशम है, उसके पास 18 मन के हैं लेकिन वो गए हैं ब्लैक। क्वेश्चन आगे बोला है वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो, और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल मनके हो या केवल सफेद, प्रत्येक पंक्ति में या तो सॉरी प्रत्येक रो में या तो ब्लैक मनके हो या फिर व्हाइट मनके हो। तो मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी जिससे वे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। बेसिकली हमसे पूछ रहा है HCF। तो 24 और 18 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें मैक्सिमम 6 ही कॉमन आ रहा है, 8 तो कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि 8 से 18 नहीं कटेगा। 3 से बड़ा हमारे पास वैसे ही कॉमन आ रहा है, 12 नहीं आ पाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। क्योंकि जो ऐसे पूछता है ना कि यहाँ पे बोल रहा है कि जिस क्या बोल रहा है, मनकों की अधिकतम संख्या, जब भी मैक्सिमम लिखा है ना तो इसका मतलब है कि वो हमसे HCF के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि 36 स्टूडेंट वाली एक कक्षा है जिसमें गणित विषय में औसत प्राप्तांक है 60। 36 लोग हैं जिनके जो एवरेज हैं वो कितने हैं, 60 है। आगे बोल रहा है यदि शीर्ष दो प्राप्तांकों को निकाल दें, यानी शीर्ष जो दो टॉप है उनको हम निकाल दें, टॉपर है उनको निकाल दें, तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, यानी 34 लोगों का जो अब एवरेज है वो कितना निकल के आएगा, 2 की कमी होगी, मतलब 58 हो गया। 60 से 58, 2 की कमी, 36 से 34, 2 की कमी। तो 2 के लिए मैंने आपको अलग तरीका बताया है, 3 के लिए अलग तरीका बताया, वही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारा सम निकल के आएगा, सम कितने का आएगा, जो दो टॉपर है, मान लो एक फर्स्ट और एक सेकंड है, उनका। कैसे करते हैं हम, इस -2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इससे, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि निकाले हैं हमने, 2 गुणा 58, और ये वाला जो -2 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2 गुणा 36। तो इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 116 और ये आ जाएगा माइनस का 72। तो कितना हो गया, 6 और 2 8 और 11 और 7 18, 188 हो गया। ये माइनस इसलिए आए, निकाले गए हैं, यानी इन दोनों का जो सम है, पहला और सेकंड जो टॉप है वो टॉपर है उनके 188 है, दोनों का सम। आगे बोल रहे हैं इनमें से एक के 90 आ रहे हैं, यानी इनमें से एक के 90 आ रहे हैं, तो दूसरे के क्या होंगे, 10 ये और 98 ये हो जाएगा। पूछ रहे कक्षा में अधिकतम प्राप्तांक किसके हैं, तो 98 आ जाएंगे, क्योंकि एक के 90 हैं तो 188 में से जब 90 घटाएंगे तो 10 तो यहाँ से बचे 100 पे पहुंचने के लिए, और 88 हो रहे हैं तो 98 में आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 112। बोल रहे एक ट्राइंगल है ABC, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, जिसमें हमें गिवन है DE है वो समांतर है, पैरेलल है BEC के, तो DE यहाँ पे पैरेलल हो गया BC के। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई। आगे क्या कहा गया है, AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो तो हमने लिख लिए हैं। बोल रहे AD और BD का रेशो 2:3 है, AD और BD ये 2:3 है, ये वाली वैल्यू। और समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल 63 है। BDEC यानी ये जो है ना, इसका हमें एरिया गिवन है, दैट वाज 63, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बता दो। देखो यहाँ पे हमारे जो ट्राइंगल AD है ना और कंप्लीट ट्राइंगल, ये हमारे सिमिलर होते हैं। तो जो बेस का रेशो है हमारा इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ADE के लिए अगर मैं बात करूँ, तो बेस का रेशो है 2, और कंप्लीट के लिए कितना है, ट्राइंगल ABC इसके लिए जो कंप्लीट है वो 5 है। तो ये तो इनका साइड का रेशो आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एरिया का है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है। तो ट्राइंगल AD का एरिया 4 होगा और पूरे का हो जाएगा 25। और देखो अगर इस पूरे के ट्राइंगल ABC में से मैं ADE का घटा दूंगा, तो ये जो हमारे पास जो चतुर्भुज है BDEC, इसका एरिया निकल के आएगा, यानी टोटल 25 यूनिट है, जिसमें से मैं 4 यूनिट घटा दूंगा तो 21 यूनिट का निकल के आएगा।
जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। पूछा क्या है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी, तो 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, हो सकता है ये इसमें समझने को आपको थोड़ी तकलीफ हुई हो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, पर आप ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करते हैं। बाकी और भी तरीके हैं करने के लिए, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, तो आपको यही जानना है। अगर नहीं भी आता है तो आपको जानना पड़ेगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि 14,500 रुपये की जो धनराशि है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए इन्वेस्ट की है। इस अवधि के दौरान जो ब्याज है वो 7,830 रुपये है। तो निवेश का जो अवधि का टाइम पूछ रहा है वही SI बराबर PRT अपन 100 लगाएंगे। SI हमारा है 7,830। प्रिंसिपल है हमारा, वैसे तो देखो और भी तरीके थे बट इसी से कर लेते हैं। P हो गया, R कितना है हमारा 9%, टाइम पूछा है उसको T लिख लिया बटे 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगी और फिर काट लेते हैं इसको। तो 9 से काटते हैं पहले इसको, 9 और 9 छः कितना आएगा, 9 8 72, 6 9 7 63 जीरो, और 87 145 है, 29 से कटेगा, 29 तिया 87 और 29 पंजे 145 और 5 से ये 6 टाइम। तो जो टी है वो हमारा 6 ईयर आ गया। यही हमसे पूछा था कि जो टाइम है वो कितना निकल के आएगा, तो 6 साल हो जाएगा। इसके बाद हमारे शायद एक दो क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है, 119 है। बोल रहा है कि जो राजेश है उसको 12 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा एक बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। यानी बेसिकली ये क्यूबॉइड शेप में होगा क्योंकि इसमें LBH तीनों दिए हुए हैं। तो बोल रहा है बॉक्स बनाने के लिए कितने कीबोर्ड की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है, मतलब एरिया पूछ रहा है, कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको पता ही है जो TSA होगा किसका, क्यूबॉइड का, वो होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि कार्डबोर्ड तो उसी से बनेगा ना जो हमारा TSA निकल के आएगा। 2 इंटू LB कितना है 12 गुणा 8 96 प्लस इसको हमने L माना है पहली साइड को, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लेंथ दी है, एक बेस दिया है, एक हाइट दिया है, सॉरी मतलब B मतलब होता है विड्थ दी है। ठीक है, तो ये LB 96 आ गया, BH यानी 8 गुणा 10, ये 8 था ये 10 था 80, और HL यानी ये 10 है और ये 12 है, तो 120 आ जाएगा ये। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट हमारा 2 आना चाहिए इसका, और यूनिट डिजिट 2 सिर्फ एक ही सवाल में, तो ये सब टिक करके आपको एग्जाम में आगे बढ़ जाना था। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करवा दे रहा हूँ। 0 0 0 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 और 8 10, 10 और 9 19, एक 80 लग गया, एक और एक 2, 296 आ गया। 296 का जब डबल करेंगे तो 2 6 की 12, 80 लाई 1, 2 9 18 और एक 19, 80 लाई 1 2 2 4 और एक 5, 592 स्क्वायर इंच में आ जाएगा ये, क्योंकि हमने एरिया निकाला है ना तो वो स्क्वायर में आएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, DI का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। देखो सिंपली समझ आ रहा है कि ये परसेंटेज हमें डेटा दिया हुआ है, हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। ये हमारा 35% है, ये 15% गिवन है, ये 25% लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो ये लास्ट वाला है ये 25%, एक सेकंड कोई और कलर से लिखता हूँ, ये वाला भी 25% लिखा हुआ है। बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज स्पेंट ऑन फूड एंड एडवर्टाइजमेंट टुगेदर इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 63070। देखो एक तो यहाँ पे जो 100% है ना, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 63070, और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, इसका मतलब है आंसर पूरा पूरा डिजिट में नहीं आएगा, तो इस चीज को ध्यान देना। कहीं ऐसा नहीं हो आप बार बार कैलकुलेशन करो और आपको उत्तर सही नहीं आए और आप सोचो कि हमने क्या मिस्टेक कर दिया। अब हमको वो देखना होगा कि फूड का कौन सा है और एडवर्टीजमेंट का कौन सा है। तो फूड को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फूड कहाँ पे है, रेड इज ऑरेंज पार्ट कहाँ पे है फूड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लू पार्ट रिप्रेजेंट प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, द ग्रीन पार्ट लाइट एंड म्यूजिक सिस्टम एक्सपेंस, द रेड पार्ट रिप्रेजेंट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक तो रेड पार्ट होगा यानी ये वाला 15% होगा एक तो। ठीक है, अब फूड का और बच रहा है, फूड का कहाँ पे है, एंड द ऑरेंज पार्ट रिप्रेजेंट द फूड, ऑरेंज पार्ट यानी ये वाला 25% और है, तो 25 15 कितना हो गया 40%। 40% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू ये है, तो 40% की वैल्यू यहाँ से कैसे आ जाएगी, देखो ये है 63070, इसमें 100 का भाग लगेगा और 40 से गुणा हो जाएगा। 40 की वैल्यू निकालनी है ना, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से इसको मैं काटूंगा, 5 एकम 5 बचे 1 13, 5 दूनी 10, 3 5 6 के 30, 5 एकम 5 2 5 के 20,
दो चौके 8 हसीलाई, दो चौके 8 और दो एकम 2, दो छः की 12 हसीलाई 1, दो दूनी 4 और एक 5 और दो एकम 2, 25,228 आ रहा है। तो देखो इसके आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 25,000, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछा था, तो यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारी शिफ्ट कौन सी थी? ये हमारी शिफ्ट है 17 जून। 17 जून को हुआ था हमारा लेवल 3। लेवल 3 है, उसकी ये शिफ्ट 2 थी। इसके बाद लेवल 3 की एक और शिफ्ट बची है, शिफ्ट 3, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 3 को। इसके बाद फिर हमारा लेवल 2 रह जाएगा, क्योंकि लेवल 6 तो हमने लास्ट मंथ डिस्कस कर लिया था। 6 और 4, 5 में अभी आपको करवा चुका हूँ। 4 और जो थर्ड है हमारा, ये भी हो जाएगा। फिर हमारा लेवल 2 बचेगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पीडीएफ आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम पे ना मैंने दो चैनल बनाए हुए हैं टेलीग्राम पे। एक हमारा चैनल है जो यूट्यूब चैनल है, उसी के नाम से फ्रीक एजुकेशन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो कंटेंट, और कोई भी जो एग्जाम का अपडेट है वो। और एक दूसरा चैनल सिर्फ मैंने पीडीएफ के लिए, क्योंकि जिससे आपको सेपरेट पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ हब के नाम से बना हुआ है, उसका लिंक भी आपको मैंने साथ में ही दिया हुआ है। उसमें सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, उसमें मेरे अलावा भी और देखो सारी सब्जेक्ट के उस पर पीडीएफ मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स की भी। तो वहाँ से आप उन सब पीडीएफ का कंपाइलेशन को डाउनलोड करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।